हेलो एवरीवन। तो फाइनली आज के इस वीडियो से हम अपने अकाउंटेंसी के रिवीजन सीरीज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेने वाले हैं। और इस वीडियो में हम अकाउंट्स के लास्ट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट की कंप्लीट रिवीजन को कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जिस तरीके से हमने अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर एनपीओ से स्टार्ट किया था, एनपीओ के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, आपने देखा ही, हमने हर एक क्वेश्चन को कवर किया। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको बोलता भी किया कि आप मॉडल पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना। जितने भी पेपर आपको मिलते हैं आप हर एक क्वेश्चन को देख लो, अब आपके सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और अब इस वीडियो को कंप्लीट कर लेने के बाद, यानी कि इस सीरीज को कंप्लीट कर लेने के बाद, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी मॉडल पेपर में देख लेना, किसी एग्जाम पेपर में देख लेना, मतलब कहीं भी देख लेना, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आप वीबीआई के चक्कर में पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन रटने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप चैप्टर वाइज रिवीजन पर फोकस करोगे तो आपको कोई क्वेश्चन को रटना नहीं पड़ेगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, उसका लैंग्वेज चेंज करके पूछा जाए, आप इजीली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने अपनी सीरीज में कोशिश किया है करने का। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारी सीरीज से अब तक पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो। वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की कंप्लीट रिवीजन को कवर करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कैश स्टेटमेंट क्या होते हैं, इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट की कितनी एक्टिविटी जो होते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड के तहत, जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन सभी एक्टिविटीज़ को हम देख लेंगे क्या होता है इसका मतलब। और इसके अलावा इनफ्लो ऑफ कैश क्या होता है, आउटफ्लो क्या होता है, और इसके अलावा कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं। मतलब इस चैप्टर की कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम उन सभी चीज़ों को कवर कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। देखो, जिस तरीके से हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के बाद बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी इन दो चीज़ों को इंडिकेट करते थे, इन दो चीज़ों को शो करते थे, उसी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक स्टेटमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे हम एसेट्स और लायबिलिटी को इंडिकेट नहीं करते, बल्कि यहाँ पे हम कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो इन चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं। अब कैश के इनफ्लो का क्या मतलब हुआ, तो देखो, कैश इनफ्लो यानी कि बिजनेस में पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पैसे का सोर्स क्या है, ये हम रिकॉर्ड करते हैं कैश इनफ्लो में। और इसके अलावा कैश आउटफ्लो का क्या मतलब हुआ, तो कैश आउटफ्लो का मतलब ये हुआ कि बिजनेस से पैसे कहाँ जा रहे हैं। अब बिजनेस से पैसे जा रहे हैं तो हो सकता है एसेट को परचेज करने के लिए हम पैसे दे रहे हैं अपने बिजनेस से, तो ये कहलाता है कैश आउटफ्लो। ठीक है, कैश इनफ्लो क्या होता है, कैश आउटफ्लो क्या होता है, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो चुकी है। और इसके अलावा हम इन दोनों चीज़ों को कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। और इसके अलावा एक होता है कैश इक्विवेलेंट। तो कैश इक्विवेलेंट वैसी चीज़ें होती है जिनका मैच्योरिटी पीरियड 3 मंथ के अंदर का होता है। और जैसे हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कॉमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, तो इन चीज़ों को आपने पढ़ा था बिजनेस स्टडी में, और उनका मैच्योरिटी पीरियड 3 मंथ के अंदर का होता है। और ये सारे हाईली लिक्विड होते हैं। हाईली लिक्विड एसेट का मतलब ये हुआ कि इन्हें हम बहुत ही जल्द से जल्द पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं और इनमें रिस्क बहुत ही कम होता है। तो वैसे कैश इनफ्लो को, कैश आउटफ्लो को और कैश इक्विवेलेंट को, इन तीनों चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। एक अकाउंटिंग ईयर में जो कैश इनफ्लो हुआ, कैश आउटफ्लो हुआ और जो कैश इक्विवेलेंट होते हैं, उन्हें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज हम एनालिसिस के लिए ही करते हैं। तो अब ये चीज़ तो आपका क्लियर हो चुका होगा कि किसके एनालिसिस के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। हम इसे प्रिपेयर करते हैं इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, यानी कि एक साल में कंपनी के कितने इनफ्लो थे कैश की और कितने आउटफ्लो थे, इन्हें कैलकुलेट करने के लिए, इन्हें एनालिसिस करने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा इट इंडिकेट द सोर्सेज फ्रॉम विच द कैश इज जनरेटेड एंड ऑल्सो द यूजेज टू विच द कैश इज पुट इन, यानी कि कहाँ कहाँ से जो जो सोर्सेज है कैश के हम उसे इंडिकेट करते हैं। और इसके अलावा कैश को कहाँ हमने रखा, यानी कि कहाँ हमने इन्वेस्ट किया, इसे भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आपको कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। अब हम ये देखने वाले हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड के तहत कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के कौन कौन से वेरियस एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, देखो, एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन हमें बस इतना ही नहीं पढ़ना, हमें ये भी देखना है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या मतलब होता है। इससे हम अच्छे से इसकी डिफिनेशन को, कंप्लीट चीज़ों को हम अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आपको इसे अच्छे तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को भी हम इसी चैप्टर में कवर कर लेंगे। अभी आपको वो नहीं जानना, अभी आप ये जान लो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो एक्टिविटी होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होता है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एक होता है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म कैश इक्विवेलेंट।
तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बता दिया था कि कैश इक्विवेलेंट हम वैसे इन्वेस्टमेंट को कहते हैं जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 3 मंथ के अंदर की होती है और जिन्हें मतलब हम कह सकते हैं जो हाईली लिक्विड एसेट होते हैं जिन्हें हम तुरंत से तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकें वो कहलाते हैं कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट आर द हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट एनी रिस्क ऑफ लॉस इन वैल्यू। यानी कि उन्हें हम जब चाहें तो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही कम ड्यूरेशन में और हमें लॉस का कोई मतलब इसका रिस्क भी नहीं होता कि अगर हम इसे रिडीम करेंगे, अगर हम इसे कैश में कन्वर्ट करेंगे तो हमें लॉस होगा, हमारी इसकी जो वैल्यू थी वो कम जाएगी, ये कोई लॉस नहीं होता हमें, समझे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो हमारे कॉमर्शियल पेपर होते हैं, जो हमारे ट्रेजरी बिल होते हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं कैश इक्विवेलेंट के और इनकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो होती है 3 मंथ्स की, ठीक है। तो कैश इक्विवेलेंट क्लियर हो गया, इन्हें हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और इनके वैल्यू का लॉस होने का भी हमें कोई रिस्क नहीं रहता। इसके अलावा इन्हें हम 3 मंथ के अंदर ही कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में और इनके एग्जाम्पल अगर हम कहें तो ये हो सकता है ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर एटसेट्रा, ठीक है। फिर देखो अब 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि किसी भी चैप्टर को आप स्टार्ट करो, जो चैप्टर का टाइटल है जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आप ये जान लो उसकी डिफिनेशन क्या होती है, उसकी लिमिटेशन क्या होती है और उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये तो मैंने आपको मतलब अकाउंटेंसी में इसका थोड़ा कम यूज है, लेकिन अगर आप बिजनेस स्टडी में जाओगे तो वहाँ पे आपको कंप्लीट चीज़ें इसी अकॉर्डिंग पढ़नी ही है। आप ये देखोगे कि क्या डिफिनेशन होता है, क्या उसके फीचर होते हैं, क्या उसके इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या उसकी लिमिटेशन होती है। फिर आप ये देखोगे क्या उसके टाइप होते हैं, मतलब एक चैप्टर को आप उठाओगे, एक चैप्टर की कंप्लीट चीज़ों को, जितनी चीज़ें होती है एक बिजनेस स्टडी के चैप्टर में, उन कंप्लीट चीज़ों को आप रिलेट करके पढ़ सकते हो। और बिजनेस स्टडी में भी चैप्टर वाइज रिविजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस स्टडी में आप लोग अगर चैप्टर वाइज रिविजन ही करोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नोट्स होंगे तुमसे पढ़ लेना, अगर नहीं होंगे तो मैं मतलब सिर्फ नोट्स ही अपलोड कर दूंगा 3 से 4 मिनट का वीडियो, ताकि एग्जाम के टाइम भी आप अगर उस नोट्स को जल्दी से ओपन कर लो, देख लो कि हाँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और साथ ही साथ मैं आपको माइंड मैप भी दे दूंगा, यानी कि एक चैप्टर का जितना भी टॉपिक है वो आपको एक पेज में मिल जाएगा, जिससे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपके पास ना हो तो आप कमेंट करना, अदरवाइज इट्स ओके, आप उसी से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स हैं तो देखो हम बात कर रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के, यानी कि इसके क्या क्या यूजेज होते हैं। पहला यूजेज है यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं तो हमें ये पता चल पाता है कि जो हमारा कैश है उसका इनफ्लो कहाँ से हो रहा है, मतलब क्या उसके सोर्सेज हैं, उसका आउटफ्लो कहाँ से हो रहा है, मतलब आउटफ्लो मतलब हम कहाँ उसे पे कर रहे हैं, कहाँ पे हमें खर्चे हो रहे हैं। तो अगर हम इसके टाइम को देखते हैं, अगर हम इसके ड्यूरेशन को देखते हैं कि जो हमारे डेप्टर्स हैं कब तक हमें पैसे दे पा रहे हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं कब तक हम उन्हें पैसे दे पा रहे हैं। मतलब अगर आप एक एग्जाम्पल से समझोगे, जैसे आपकी मंथली सैलरी आती है मानकर चलो, तो आपको पता है कि मुझे मंथ के लास्ट में आपको पैसे मिलने वाले हैं, तो उस तरीके से आप प्लानिंग करते हो कि मुझे किस टाइम पे कौन से खर्चे करने हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आपका जो पैसे हैं वही घट जाए और मंथली सैलरी आने से पहले ही आपके सारे पैसे जीरो हो जाए। तो ये सारी प्लानिंग आप खुद से ही करते हो। किस बेसिस पे करते हो, आप ये देख आपको कैश इनफ्लो कहाँ से होने वाला है, यानी कि जो आपको पैसे मिलने वाले हैं। तो मंथली सैलरी की बात तो अलग हो गई, वो तो आपका फिक्स आना ही आना है। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में रेगुलर बेसिस पे जो भी हमारे कैश इनफ्लो होते हैं, कैश आउटफ्लो होते हैं, इन सारी चीज़ों का हमें पता चल पाता है, जिससे हम अच्छे तरीके से शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका पहला यूज हो गया यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे वर्कर होते हैं उन्हें जो कुछ वेज देना पड़ता है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सभी को हम सही तरीके से मैनेज कर पाते हैं, सही तरीके से प्लानिंग कर पाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है प्रोवाइड अ ट्रेंड ऑफ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। सिंपल सी बात है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता चल पाता है, हमें ये ट्रेंड पता चल पाता है कि हमारा जो कैश है वो कहाँ से मिल रहा है, हमें कहाँ हमारा पैसा जा रहा है। ये सारी चीज़ों का ब्यौरा, इन सारी चीज़ों का डेटा हमारे पास अवेलेबल रहता है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश को ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका सेकेंड यूजेज कि इट प्रोवाइड अ ट्रेंड ऑफ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। इसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड है रिवेल द रीजन फॉर डेविएशन ऑफ कैश फ्रॉम अर्निंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो अगर हमारे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के जितने भी इनफ्लो होते हैं, जितने भी आउटफ्लो होते हैं, तो वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी होता है कि हमें ये सारी चीज़ें पता है कि कहाँ से हमारे पैसे आ रहे थे और कहाँ हमारे पैसे जा रहे थे। उस केस में अगर थोड़ा बहुत भी धांधली होता है, मतलब थोड़ा बहुत भी ऐसा होता है जो होना नहीं चाहिए था, मान के चलो मेरे पास पैसा भी अवेलेबल है, लेकिन जो हमारे डिविडेंड होते हैं, मेरे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको मैंने पैसे पे नहीं करे, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उन्हें मैंने पैसे पे नहीं करे जबकि हमारे पास पैसे थे। तो ये सारी चीज़ों का डेटा हमें कहाँ से मिलता है, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही तो मिलता है, ठीक है। तो ये इसका थर्ड पॉइंट हो गया, इट रिवेल द रीजन फॉर डेविएशन ऑफ कैश फ्रॉम अर्निंग।
इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 है यूज़फुल इन प्रिपेयरिंग द कैश बजट। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये देख लेते हैं कि हमें आने वाले टाइम में जो हमारे डेप्टर्स वगैरह हो गए, यानी कि जो कुछ भी हो गए जहाँ से हमारा कैश इनफ्लो होगा, और इसके अलावा जो हमारे क्रेडिटर्स हो गए, जैसे जो हमारा कैश आउटफ्लो होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल पाती है। हमें कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो ये पता चल पाता है, जिससे हम ये देख लेते हैं कि आने वाले साल में हमें कितने कैश रखने हैं अपने अकाउंट में, मतलब कितने कैश का यूज होने वाला है और कितने कैश हमें मिलने वाले हैं। इन सभी के थ्रू हम अपने बजट को प्रिपेयर करते हैं, जो कि आने वाले अकाउंटिंग ईयर के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये रहा पॉइंट नंबर 4, इट इज़ यूजफुल इन प्रिपेयरिंग द कैश बजट। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 है हेल्पफुल इन असर्टनिंग कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प इन असर्टनिंग द फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यानी कि जो मैंने आपको 3 एक्टिविटीज बताए थे, इन सभी से कितने पैसे हमें मिल रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पता चल पाता है। यानी कि इट इज़ हेल्पफुल इन असर्टनिंग कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटी, जो मैंने आपको बताए थे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और इन तीनों को अब इस क्वेश्चन के बाद हम अच्छे से देखने भी वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 है डिस्क्लोज और सिचुएशन। तो जो मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये ट्रांसपेरेंसी रहती है कि हमें पता चल पाता है कि हमारा जो कैश था वो कहाँ से हमें मिल रहा है, कहाँ से हमारा पैसा जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों का डेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट में रहता है, और इसके कारण अगर थोड़ा बहुत भी कुछ गलत चीज़ होता है हमारे बिजनेस में, तो उसे हम तुरंत से रिवेल कर पाते हैं, उस प्रॉब्लम को देख पाते हैं और उसे करेक्ट कर पाते हैं, हम अपनी अच्छे तरीके से प्लानिंग कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए यूजेज कैश फ्लो स्टेटमेंट के। अब हमने ये बता दिया आपको कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्या क्या यूजेज होते हैं। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या क्या लिमिटेशंस होती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है ब्राइटली एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अब हमें ये बताना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, क्या क्या इसकी सीमाएं होती है। देखो, पहले लिमिटेशंस तो आप खुद से सोच सकते हो कि क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ इसके इनफ्लो और आउटफ्लो इन दो चीज़ों को ही शो करते हैं, और इस कारण जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनमें कैश का यूज नहीं किया जाता, वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इग्नोर इंपॉर्टेंट नन कैश ट्रांजेक्शन्स। जैसे आप देख सकते हो, जितने भी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं, अगर उन्हें शेयर में कन्वर्ट कर दिया तो वो हम शो नहीं कर पाते कैश फ्लो स्टेटमेंट में। इसके अलावा वैसे फिक्स्ड एसेट जिसे हमने क्रेडिट में परचेज करा था, उन चीज़ों को भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक बहुत ही बड़ी लिमिटेशंस होती है। अब देखो, एक बड़ी लिमिटेशन जो अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये लिमिटेशन हमने हर एक स्टेटमेंट की लिमिटेशंस में देखा था, जैसे कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस में, अकाउंटिंग रेशियो की लिमिटेशन में, और अब हम देख रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि इन सभी चीज़ें जितने भी स्टेटमेंट होते हैं ये सभी हिस्ट्रिकल कॉस्ट पे बेस होते हैं, इनका बेस हिस्ट्रिकल कॉस्ट होता है, और ये फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड रिसिप्ट और पेमेंट होते हैं इनके अमाउंट को शो नहीं करते, बल्कि जो हिस्ट्रिकल जो बुक वैल्यू पहले से ही इंडिकेट किया रहता है उस पर बेस्ड होते हैं। तो ये या तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात ले लो, या तो अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस की बात ले लो, और या फिर आप ले लो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। इन सब की ये एक कॉमन लिमिटेशन होती है, एंड दैट इज हिस्ट्रिकल इन नेचर। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 है फेल टू शो द ट्रू पिक्चर ऑफ द लिक्विडिटी ऑफ अ फर्म। इसका मतलब ये हुआ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को ही क्योंकि शो करते हैं, इस कारण ये एक फर्म की लिक्विडिटी को सही तरीके से शो नहीं कर पाता। अब आप कह सकते हो कि सर लिक्विडिटी तो शो कर ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को शो कर रहे हैं, जिससे हमें पता चल पा रहा है कि जो हमारा कंपनी है वो अपने क्रेडिटर्स को पैसे कैसे कितने टाइम में पे कर सकता है, कितनी उसकी अवेलेबिलिटी है कैश की। लेकिन देखो, सिर्फ कैश से हम पता नहीं लगा सकते कि हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उन्हें हम पैसे पे ही कर देंगे। अब मान के चलो आपके पास कोई एसेट्स है जिन्हें आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, तो अगर ऐसा हुआ कि आपको अपनी कंपनी के एसेट्स को बेचना पड़ा और अपने क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, तो ये तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता नहीं लगा सकते। तो ये भी एक लिमिटेशन होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का कि इट फेल्स टू शो द ट्रू पिक्चर ऑफ द लिक्विडिटी ऑफ अ फर्म, क्योंकि जो फर्म की लिक्विडिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ कैश पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि एसेट्स जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर भी, मतलब अदर फैक्टर्स पर भी वो निर्भर करती है। ठीक है, तो इसलिए इसका थर्ड लिमिटेशन हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट का थर्ड लिमिटेशन हो गया कि इट फेल्स टू शो द ट्रू पिक्चर ऑफ द लिक्विडिटी ऑफ अ फर्म। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 है कैश बेसिस वर्सेस एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत ही सिंपल सा टर्म, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं ये कैश बेसिस पे होता है, और हम इसके बेसिस पर ही कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, और यहाँ पे हम एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करते। ठीक है,
अब देखो, अब हम इस चैप्टर के 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो इन तीनों में से किसी क्वेश्चंस को आप स्किप मत करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और सबसे इजी भी है, ठीक है। देखो, पहला हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि वैसे एक्टिविटी जो एक बिजनेस का प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, यानी कि जिसके माध्यम से एक बिजनेस अपने पैसे को अर्न करता है। जैसे मानकर चलो, आप कपड़े को सेल करते हो, आप मतलब मैन्युफैक्चर करते हो, फिर आप सेल करते हो। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले रॉ मटेरियल को परचेज करोगे। तो आपने जो रॉ मटेरियल को परचेज करा, ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होते हैं। इसके अलावा जब फाइनल गुड बनकर तैयार हो गया, तो आप क्या किया, आपने अपने उस जो भी वस्त्र था, जो गारमेंट्स था, उसे आपने सेल किया कस्टमर को। तो जो कस्टमर को आपने सेल किया, तो अब आपको पैसे मिल रहे हैं। तो ये सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ही एग्जाम्पल होते हैं और यहाँ पे हम इन चीज़ों को ही रिकॉर्ड करते हैं। अब देखो, साल के अंत में आपका कैश इनफ्लो ज़्यादा था या कैश आउटफ्लो ज़्यादा था, यानी कि कैश आपके बिजनेस से ज़्यादा बाहर गए हैं या ज़्यादा वापस आए हैं, ये हमें कैलकुलेट किस तरीके से करना है, अब हम ये देखते हैं। देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। यहाँ पे हम ये देख लेंगे कि नेट कैश फ्लो हमारा कितना है, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू। तो यहाँ पे जो कैश सेल था, यानी कि जितने में हमने अपने जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट थे उससे हमने सेल किया, सेल करने पर जो हमें कैश मिला उसे हम सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेप्टर्स, हमारे जो डेप्टर्स थे, जो कैश इक्विवेलेंट थे, जिनसे हमें तुरंत पैसे मिलने वाले थे, हम वो रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा ट्रेडिंग कमीशन रिसिप्ट, जो हमारा ट्रेडिंग का कमीशन था वो हमें जो रिसीव हुआ उसे शो करेंगे। इसके अलावा जो हमारी रॉयल्टी वैल्यू बनती है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। मतलब इन चारों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम फिर लेस करेंगे क्रेडिटर्स, सप्लायर्स और जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे, जिन्हें हमें मंथली सैलरी देनी पड़ रही थी। इन तीनों के जो अमाउंट थे, इन तीनों के जो कैश थे, जो हमारा अब आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो से इन सभी आउटफ्लो को हम माइनस कर देंगे। अब वो आउटफ्लो चाहे कैश परचेज का हो, चाहे कैश पेड टू अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज का हो, इन सभी को जो हम माइनस कर देंगे और उसके बाद हम माइनस कर देंगे इनकम टैक्स पेड, और जो कि हमारा टैक्स पेड से माइनस करते हैं टैक्स रिफंड को, तो जो कैलकुलेट हो जाता है, इसे माइनस करने पर हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल आ जाएगा। और अगर आपने जितना इनकम टैक्स पे किया उसे शो नहीं करते हो, मतलब उसे लेस नहीं करते हो, तो आपका निकल कर आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपने कितनी कैश को जनरेट किया था। हालांकि देखो, जिन बच्चों ने बहुत कम पढ़ा है, मतलब इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं है, तो आप इन्हें स्किप कर सकते हो, इस फॉर्मेट को स्किप कर सकते हो। आप बस ये डिफिनेशन याद रखना कि एक बिजनेस के जितने भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होते हैं, उनसे जो हमें कैश मिलता है, ये जो हमारा कैश जाता है, वो कहलाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। इससे आप लोग अपने लैंग्वेज में आंसर कर सकते हो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से एक बिजनेस का जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। इसके अलावा जो बच्चे ने अच्छे चैप्टर को कंप्लीट कर रखा, वो आप इस फॉर्मेट को देख सकते हो, फिर से रिवाइज कर सकते हो। हम किस तरीके से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, ये भी जहाँ पे दिया हुआ, जो भी जनवरी हमने ट्रांसफ़र करा था, जो भी हमारे टैक्स के प्रोविजन थे, इन सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद जितने टैक्स से रिफंड हुए थे उन्हें लेस कर देंगे और इसके अलावा डिफर्ड टैक्स एसेट्स को लेस कर देंगे, तो हमारा निकल जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके अलावा एक इनडायरेक्ट मेथड होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, और इसके थ्रू भी हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाई कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, हम जो कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं जो बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत नहीं आते, जो बिजनेस का प्राइमरी रेवेन्यू अर्निंग सोर्स नहीं था, बल्कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट को परचेज कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट को सेल कर रहे हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कहलाता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे हमने बिल्डिंग को परचेज करा, बिल्डिंग को सेल करा, फर्नीचर को परचेज किया या सेल किया, कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, हम ये देखते हैं, ठीक है। और ये कहलाता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो हमारे बिजनेस के प्राइमरी रेवेन्यू अर्निंग सोर्स नहीं होते, बल्कि वैसे एसेट्स को, वैसे फिक्स्ड एसेट को जो हमने सेल करने के पर्पज़ से रखा नहीं था, उन्हें हम सेल कर रहे हैं, या फिक्स्ड एसेट को, नई नई चीज़ों को परचेज कर रहे हैं जो फिक्स्ड नेचर के हैं, तो वो सारे कहलाते हैं हमारे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। क्लियर है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अराइज फ्रॉम द सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट, यानी कि जो कैश इक्विवेलेंट के अंतर्गत नहीं आते। अब कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया इसी चैप्टर में। इसके अलावा इट इन्वॉल्व द सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट विच आर नॉट कीप्ड फॉर रीसेल पर्पस, जिन्हें हमने फिर से सेल करने के पर्पज से नहीं रखा था। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो बिल्डिंग को, फर्नीचर को, मशीनरी को, लैंड एक्सेट्रा को, ठीक है। अब देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम किन किन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, तो अगर हमने फिक्स्ड एसेट को सेल किया, फिक्स्ड एसेट को परचेज किया, इन चीज़ों को हम यहाँ पे शो करते हैं। जो हमने रेंट रिसीव किया, हमें जो इंटरेस्ट
यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू जितने भी चीज़ें आती है, जैसे हमने यहाँ पे देख लिया, सबसे पहले हम कैश के इनफ्लो को ऐड कर देंगे। जितने पैसे हमारे फर्म में आ रहे हैं उन सभी को हम ऐड कर देंगे, चाहे वो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स से आए, चाहे वो इंटरेस्ट रिसिप्ट से आए, और चाहे वो डिविडेंड रिसिप्ट से आए, यानी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट करा था उनसे जो हमें इंटरेस्ट मिल रहे हैं, हमें जो डिविडेंड मिल रहे हैं, इन सभी को ऐड करने के बाद जितने भी कैश के आउटफ्लो हैं, यानी कि जो पैसे फर्म से बाहर जा रहे हैं, जैसे कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, जब हमने एसेट को परचेज किया तो पैसे से ही ना हमने उसे परचेज किया, एसेट को हम परचेज पैसे से ही कर रहे हैं और इस कारण पैसे हमारे फर्म से बाहर जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को माइनस करने के बाद हमारा जो नेट कैश फ्लो होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू ये कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाई कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और ये भी एक लास्ट ही क्वेश्चन समझ लो, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर के वो यही तीनों थे। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर क्या आता है। देखो, एक बिजनेस को, एक कंपनी को पैसे रेज करने होते हैं और पैसों को रेज करने के लिए वो शेयर को इशू करता है। अब हो सकता है वो इक्विटी शेयर को इशू करे, वो प्रेफरेंस शेयर को इशू करे, या वो डिवेंचर भी इशू करता है। मैंने आपको इशू ऑफ शेयर बता दिया, मैंने आपको डिवेंचर बता दिया। इन सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपकी क्लियर नहीं है तो आप लोग वीडियो देख लेना, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इन सभी को वो रेज किस लिए करते हैं, ताकि उन्हें पैसे मिले, और वो इसलिए वो कर्ज लेते हैं, और जब वो पैसे उन्हें मिलते हैं उसके बाद वो इस पर डिविडेंड पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जितने भी कैश के इनफ्लो थे उन्हें ऐड कर देते हैं, और जितने भी कैश आउटफ्लो थे उन्हें माइनस कर देते हैं। और ये सारे अंतर्गत किसके आते हैं, ये सारे आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंतर्गत। यानी कि एक बिजनेस अपने जो पैसे थे, जो कैपिटल थे, जो रेज करते, जहाँ से रेज करते, उन चीज़ों को हम यहाँ पे शो करते हैं। अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए जितने भी एक्टिविटी एक बिजनेस करती है उन चीज़ों को हम यहाँ पे शो करते हैं। जैसे शेयर को जब इशू किया तो उन्हें पैसे मिले, इसके बाद अब उन्हें पैसे पे भी तो करने हैं। तो जब उन्होंने प्रेफरेंस शेयर को पे किया, उन्होंने इक्विटी शेयर को बाय बैक किया। अब मैंने आपको बता भी रखा था कि ओपन मार्केट से डिवेंचर को किस लिए परचेज कर लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी ऑलरेडी। तो इन सभी चीज़ों से जितने भी पेमेंट, मतलब जितने भी कैश के इनफ्लो होते हैं, कैश के आउटफ्लो होते हैं, वो सारे आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंतर्गत। और ये जो होता है, मैंने आपको बताया था, जो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी होते हैं वो बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट करते हैं। लेकिन जो हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी होते हैं ये एक इंटरप्राइज के ऑनर्स के कैपिटल और बोरिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इनके साइज को, इनके कंपोजिशन को चेंज करने का काम करते हैं कौन, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, अब हम ये देखने वाले हैं। जैसे देखो, इशू ऑफ शेयर किया हमने, डिवेंचर को इशू किया, तो जो कुछ भी प्रीमियम का अमाउंट होता है इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे पहले शो करते हैं, उन्हें कह लो हम ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद जितने भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग थे, जिन्हें हमने पे किया, इंटरेस्ट पे किया, डिविडेंड पे किया, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे लिस्ट करते हैं। और इसके बाद हमारा जो नेट कैश फ्लो होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से वो भी निकल कर आ जाता है। तो अब तक मैंने आपको बता दिया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमारा जो फाइनल कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वहाँ हम क्या करते हैं, देखो वहाँ हम क्या करते हैं, साल के अंत में जो भी हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये सारे रहते हैं, उन्हें हम कर देते हैं ऐड। इसके अलावा जो हमारे ओपनिंग बैलेंस होते हैं कैश के और कैश इक्विवेलेंट के, उन्हें हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो निकल कर आ जाता है। तो अब हमने इस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी को इस वीडियो में कवर कर लिया, और अब आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चंस पूछा जा नहीं सकता इस चैप्टर से जो आप सॉल्व ना कर पाओ, बिकॉज इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, हमने उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद भी आया होगा। तो आपको अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। मैं आपको 5 क्वेश्चंस दे रहा हूँ और आपको बताना है कि कौन सा कैश का इनफ्लो है, कौन सा कैश का आउटफ्लो है। इसके अलावा कौन फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, कौन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है और कौन सी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले आपको कमेंट करना है कि रेंट रिसीव्ड कैश का इनफ्लो है या कैश का आउटफ्लो है, और ये कौन सी एक्टिविटी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन रेंट रिसीव्ड, दूसरा क्वेश्चन रेंट पेड, तीसरा क्वेश्चन परचेज ऑफ गुडविल, चौथा क्वेश्चन इनकम टैक्स पेड, एंड पांचवा क्वेश्चन बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर। इन पांचों में कैश का इनफ्लो हुआ, कैश का आउटफ्लो हुआ, क्या क्या हुआ आप पार्टिकुलरली आंसर करना। पहला का रेंट रिसीव्ड, यहाँ पे क्या हुआ था, कैश का इनफ्लो हुआ था या कैश का आउटफ्लो हुआ था, और ये कौन सी एक्टिविटी थी, कमेंट करना। और उस कमेंट में, उसी एक कमेंट में आप सेकंड क्वेश्चन में कमेंट करना कि रेंट पेड कैश का इनफ्लो है या कैश का आउटफ्लो है, इसके अलावा ये कौन सी एक्टिविटी है। फिर आप थर्ड टाइप करना और थर्ड में आप
बताना हमें कि परचेज ऑफ गुडविल कैश का इनफ्लो है या कैश का आउटफ्लो है। इस तरीके से आप इनकम टैक्स पेड और बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर को आंसर करना, ठीक है। जिस किसी का आंसर सही होगा मैं उस मैसेज को पिन कर दूंगा। तो फाइनली हमारी ये सीरीज अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और मैंने इस सीरीज़ में अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश की। अब आप चाहे किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लो, आप किसी भी मॉडल पेपर को उठाकर देख लो, आप देखो जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप इजीली उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं इस सीरीज़ को लेकर आया ताकि जो बच्चा पढ़ना चाहता है, और मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें कंटेंट नहीं मिल पाता कि कहाँ से पढूं, तो मैं इस सीरीज़ को लेकर आया ताकि आपको हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएं। अगर आप इसे कंप्लीट रिवाइज कर लेते हो तो एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चंस ना होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट आप देख लेना फाइनल एग्जाम में, आप जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे और आप उनमें से किसी क्वेश्चन को स्किप करोगे जानबूझकर, क्योंकि आपको पता है कि आपको तो बस 50 मार्क्स के क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है सब्जेक्टिव में और 50 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव में। इसलिए आप ऑप्शंस में भी क्वेश्चन को छोड़ दोगे और फिर जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट होगे आप उसी को सॉल्व करोगे। और एग्जाम में मैं चाहता हूँ आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स सिक्योर करो। टॉपर्स की लिस्ट में मैं आपका नाम देखना चाहता हूँ और इसलिए मैंने हिंदी की सीरीज़ लेकर आया, मैं अकाउंट्स की सीरीज़ को लेकर आया। और अब मैं चाहता हूँ आप एग्जाम में अपना बेस्ट दो, ताकि ये जो मैं समझता हूँ कि मैंने अपने टाइम को वेस्ट किया यूट्यूब पे, आप इसे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट तभी कर सकते हो जब आप एग्जाम में अपना बेस्ट देकर आओगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपको बहुत ही बेहतर लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।